और नंबर क्या है, याद रहेगा? देखो, दिस स्टैंडर्ड डील विथ अकाउंटिंग ऑफ अमालगमेशन एंड रिजल्टेंट गुडविल एंड रिजर्व इज प्रिंसिपली फॉर द कंपनीज। मतलब है तो ये कंपनी के लिए, और चाहे तो आप बाकी में भी अप्लाई कर सकते हैं, पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप, लेकिन बेसिकली किसके लिए बना है? कंपनी के। ध्यान दीजिए, ये स्टैंडर्ड डील नहीं करता, हमने पढ़ा था ना स्कोप, याद होगा आपको। डील नहीं करता जब हम किसी कंपनी के केवल शेयर को खरीदते हैं या केवल एसेट्स को खरीदते हैं, ठीक है, तो हम इसकी बात नहीं करेंगे। ये तभी डील करता है जब, बताइए, हम क्या खरीदते हैं? ऑल एसेट्स खरीदते हैं, ठीक है ना? और जिसको हम खरीद लेंगे उसका डिजॉल्व होना जरूरी है। अगर डिजॉल्व नहीं होगा तो फिर उस पर ये नहीं लागू होगा। हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चलो इस बात को समझ लीजिए। ए है, सुनिए, ए को बी ने खरीद लिया और अपने अंदर ले जाके मर्ज कर लिया, तभी तो जन एंट्री होगी, ऑल एसेट ऑल लायबिलिटी। तो इसके ऊपर तो S14 लागू होगा। लेकिन मान लीजिए ए के शेयर होल्डर थे कोई XYZ, उनसे हमने सारे शेयर खरीद लिए और हमने कहा ए को अलग चलने दो, बी को अलग चलने दो, तो इस पे S14 लागू नहीं होगा, इस पे S21 होगा, कंसोलिडेशन। होल्डिंग सब्सिडी, होल्डिंग सब्सिडी समझते हैं? जैसे बताता हूँ, अभी पीछे अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट अडानी ने परचेज, लेकिन अडानी ने उसे मर्ज नहीं किया। आज भी अंबुजा सीमेंट अलग है, आज भी अडानी अलग है। वहां जानते हो क्या हुआ है? सिर्फ शेयर होल्डर का हैंड चेंज हुआ। मैं कहता हूँ ठीक से सिखा। देखो, अंबुजा है सीमेंट और यहाँ है अडानी होल्डिंग। मान लो कोई होल्डिंग कंपनी है, मुझे नहीं पता। यहाँ पे कोई शेयर होल्डर है, इन्होंने शेयर होल्डर से बात करी और 100% शेयर टेक ओवर कर। मैं कहता हूँ 100 की क्या जरूरत है, 60% टेक ओवर कर लो, कंपनी आपकी कंट्रोल में आ गई। ध्यान दीजिए, यहाँ पे कंट्रोल हुआ है, एक्वायर नहीं किया आपने। अभी भी ये कंपनी का जो सेपरेट एग्जिस्टेंस है, बताइए, सेपरेट एग्जिस्टेंस अभी भी चल रहा है। ये अभी भी अपना पीएल बैलेंस शीट सब बनाएगा और हम अपना पीएल बैलेंस शीट बनाएंगे। हमारे पीएल बैलेंस शीट में जानते हैं क्या रहा होगा? इन्वेस्टमेंट इन अंबुजा सीमेंट 60,000 करोड़, छोटा मोटा आ रहा है। यानी कि हम आज भी अलग हैं और अंबुजा सीमेंट आज भी अलग है, एसीसी सीमेंट आज भी अलग है। तो ऐसे में दोनों लोग अपना अपना सेपरेट बनाते हैं और साल के लास्ट में कंसोलिडेटेड बनता है। वो कैसे बनता है ये पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, जिसका नाम है कंसोलिडेशन। जैसे याद है, ब्रांच अपना अलग अकाउंटिंग करता था, एचओ अपना अलग करता था, और साल के लास्ट में मर्ज करके भी बनाते थे, याद है? इस पे S14 नहीं लागू होता, इस पे कौन सा लागू होगा? S20। ये इस स्कोप से बाहर है। यहाँ क्या जरूरी है, ध्यान दीजिए, एक कंपनी है, आपने उसे खरीदा और उसके सारी एसेट लायबिलिटी को लेके चले गए, कंपनी हो गया, कंपनी क्या हो गया बेटा? बंद। तब हम लागू करेंगे, वैसे हम लागू, याद रहेगा बच्चों को? बोलो, पूछो। फायदा मतलब? हाँ हाँ, मैनेजमेंट का अपना अपना, मैनेजमेंट का अपना तरीका है। देखो, उसका सेपरेटमेंट में चल रहा था, चलने दो, बस माल हमारे पास आएगा जो कमाएंगे। इसमें है कि सब कुछ हमने अपने अंदर कर लिया। ये तब करते हैं जब सेम नेचर ऑफ बिजनेस हो, बिल्कुल सेम नेचर ऑफ बिजनेस हो, मैनेजमेंट एक्सपेंस बचेगा। लेकिन जब डाइवर्सिफाइड हो, एसएम में पढ़ा होगा आप लोगों ने, डाइवर्सिफाइड ग्रोथ भी तो होता है। अब अडानी का कोई हवाई जहाज का काम है, कोई पोर्ट का काम है, कोई तेल बेचने का काम है, तो कोई सीमेंट का काम है। अब देखो, सीमेंट और तेल मिला दोगे जम जाएगा सीमेंट, ठीक है कि नहीं?
तो सीमेंट की कंपनी अलग रहने दो, तेल की कंपनी अलग, काम अलग है, मैनेजमेंट अलग है। बैठ के सब देखो, ऊपर से सब चलाओ, कंपनी आपकी है लेकिन चलेगा अलग अलग। आई कुछ बाजी समझ में? चल मुन्ना आगे बढ़। देखो अमलगमेशन इन नेचर और मर्जर की शर्त क्या है? फिर से पढ़ाऊं या पढ़ा हुआ है? छोड़ सकते हैं? बोल ही नहीं रहा है कोई। और बाकी सब चीजें थी वो सब मैंने वहां पर लिख दी थी, यहां मैंने लिखा ही नहीं। यहाँ तो मैं सीधे क्वेश्चन पे आ रहा हूं। लिस्ट द कंडीशन इन नेचर ऑफ मर्जर। हे भगवान, वही क्वेश्चन, 5 बातें जो अभी पढ़ी थी। चलो, पिछले क्लास में मैंने ऐसे कहा तो एक बच्चे ने बोला सर जल्दी खत्म करा दिया आपने ये। भाई तो कुछ नया हो तब तो। 5 बातें हम लोगों ने पढ़ी नहीं थी क्या? देख लो, वही 5 बातें होंगी। और नेचर ऑफ परचेज किसको बोलते हैं? जो नेचर ऑफ मर्जर में नहीं होता वो नेचर ऑफ परचेज है। एक भी कंडीशन जो पूरा ना करे वो परचेज है। पीसी किसको बोलते हैं? शेयर या डिवेंचर आप किसको देंगे? शेयर होल्डर्स को देंगे, वो पीसी कहलाता है। बाकी कुछ भी देंगे वो पीसी नहीं कहलाता। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, आप कर रखा, आप इक्विटी शेयर को इक्विटी शेयर दे रहे हैं, क्या ये शामिल होगा? इक्विटी को प्रेफरेंस दे रहे हैं, क्या ये शामिल होगा? ये डिवेंचर दे रहे हैं किसी और को, शामिल होगा? जल्दी से पीसी निकालिए। तो यही क्वेश्चन तो आया था आपकी बार, जल्दी से पीसी निकालिए। अब की बार अमलगमेशन में क्वेश्चन नहीं आया था, मई में आएगा ही आएगा, याद रखिएगा। अमलगमेशन मई में आके रहेगा। जल्दी निकाल दिया। यही तो होगा मेरे ख्याल से, 420। और ये बताना बेटा, 170, 170 जोड़ दो। पीछे आंसर देखो तो सही दिया है। लिखना है किसी को? लिखिए लिखिए लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, वैसे लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए। चलिए 4.2 पढ़िए। इक्विटी को इक्विटी दे रहे हैं, मेरे ख्याल से पीसी में शामिल होगा। कैश पेमेंट दे रहे हैं, शामिल होगा। प्रीफरेंस को प्रीफरेंस दे रहे हैं, शामिल होगा। लेकिन डिवेंचर किसी और को दे रहे हैं, वो शामिल होगा? चलिए पीसी निकालिए। और पीसी डिस्चार्ज करने की एंट्री बस करनी है। चलिए पहले पीसी निकाले फिर बात करें। 5 नंबर का क्वेश्चन है ये, देखते हैं आपसे होता है कि नहीं। कॉपी पे मैंने कैलकुलेशन किया है। देख रहे हो एग्जाम में कितना आता है। अब की बार भी तो यही आया था क्वेश्चन का। क्या बात करें, क्लास में कराया था यार, क्वेश्चन कराया था। तो अब की बार जनरल टी बैलेंस शीट क्वेश्चन नहीं आया था। आपके केवल पीसी निकाल दो, बात खत्म। पेज 14 अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ प्रोविजन, हाँ प्रोविजन लिख देना चाहिए ना। एज पर एज 14 सम टोटल पेबल टू द शेयर होल्डर विल बी नोन एज पीसी। पेमेंट टू द आउटसाइडर नॉट इंक्लूडेड। चलिए सब लोग बनाइए, देर मत कीजिए। कर रखा आप लोग ना, नहीं किया होता तो एक बात भी थी। खूब हमने तो हर क्वेश्चन में पीसी निकाला यार, कम से कम 20-25 क्वेश्चन तो बनाए ही होंगे। कितना है आपका? ये मेरे ख्याल से 7.5 हो गया, ये 50 हो गया, और ये 2 लाख हो गया। आप सही है, 10 लाख है, आई थिंक सो। सही है। लिक्विडेशन की एंट्री कर पाएंगे? प्रीमियम अलग आएगा, पता है ना आपको। कर लो एंट्री, छोड़ो बाद में कर। ठीक है, जल्दी तो नहीं हो रहा।
सर जल्दी कर दिया करा हुआ है ना, करा हुआ में कहाँ बोर हो गए। ये पढ़, नहीं एग्जाम क्वेश्चन तो देखने चाहिए कैसे आते हैं। अरे रुके यार, सुनिए सुनिए, मून ने सन को एब्जॉर्ब किया, कॉस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन नॉट एक्सीडिंग देंगे, ठीक है। एक्चुअल कॉस्ट 9 है तो 9 देंगे, डिबेंचर देंगे उसको प्रीमियम पे और इशू करेंगे ऐसे। क्या बेटा ये कॉस्ट ऑफ एक्सपेंस डिबेंचर पीसी में शामिल होगा? प्रीफरेंस शेयर अलॉट करेंगे और इक्विटी शेयर अलॉट करेंगे, ठीक है। और 18 रुपए कैश भी देंगे हर 3 शेयर के बदले। सुना आपने? और शेयर हैं 1.5 लाख। क्या पीसी निकाल पाओगे? मुझे लगता है यहां से आपको कैलकुलेशन करनी चाहिए। क्या मैं सही हूं बेटा? बोल नहीं रहा है कोई। चलिए पीसी निकाल के दिखाए। प्लीज मजाक मत कीजिए, 5 नंबर का क्वेश्चन है, बढ़िया बढ़िया बच्चे फेल होते हैं। बेटा इधर देखो, प्लीज बनाओ। यहाँ पे मैं मदद कर रहा हूँ, एग्जाम में इसी में हाथ पाँव फूल जाएंगे आपके, और पॉलिश नहीं करा होगा तो। पिछली बार हम लोगों ने प्रैक्टिस सेशन भी ऑर्गेनाइज किया था इंटरनेट पे। तो आपका क्लास ख़त्म हो जाए तो आप लोग भी खाली हो जाते हैं, पहले से इन्फॉर्म करके कि आज 17 और 18 का हम लोग शाम में क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। कि जानना और बात है और लिखना और बात है। तो शाम को 6 बजे से 8 बजे तक 2 घंटे में करता क्या हूँ, तब आप अपने घर पे आप होते हैं, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ और 1-2 क्वेश्चन लिख देता हूँ। फिर मैं आपको मजबूर करता हूँ कि लिखिए और मुझे भेजिए। फिर 1-2 बच्चों को मैं दिखाता हूँ और बाकी बच्चों को बोलता हूँ कि अपने हिसाब से इसको ठीक ऑनलाइन 2-2 घंटे का सेशन। उससे क्या होता है, 3-4 सेशन लिखने के बाद आपको अकाउंट का आंसर लिखने की कला आती है। अभी नहीं करते हैं, इसी बहाने थोड़ा आप अटैच भी रहते हैं। तो जब कोर्स खत्म हो जाए तो जनवरी फरवरी के महीने में, बोलो हाँ, महीने में जब थोड़ा सा हो जाए तो करेंगे, ठीक है ना। सब लोग टच में रहिएगा, सब लोग ग्रुप पे जो मैसेज है उसको देखिएगा। आपने देखा होगा ग्रुप में कभी हम लोग कोई प्रचार या इसकी बातें नहीं डालते, सिर्फ काम की बातें डालते हैं बेकार का। हम लोग खुद ही बड़े प्रोफेशनल आदमी हैं। आपने देखा होगा टॉपर्स में, टॉपर्स लिस्ट प्रचार करने वाला कंपनी है, तो काम करने में ज़्यादा यकीन रखते हैं। सर ये वाला हम करवा दें, लो बेटा 18 रुपए पर शेयर है कि कैसे है, बोल नहीं रहे कोई। तो 18 रुपए पर शेयर, शेयर कितने हैं, कितने हो गए बेटा? चलो प्रिया लिखो 27। और 2 प्रीफरेंस शेयर देंगे 10 रुपए वाले, 3 के बदले, ठीक है। तो कितना हो गया यार ये, 1,50,000 2/3 गुने 10, बोल तो बेटा। देखो बेटा 10 लाख प्रीफरेंस और इक्विटी भी है। अरे 18 रुपये कैश में देना लिखा तो है, पर शेयर है, बात खत्म। और वो देखो इक्विटी, इक्विटी कितना है, 1.5 लाख गुने 1 गुने 3 गुने 13 रुपये, बोलो 650। बेटा जोड़ो तो सबको, 43 लाख 50 दिया तो है यार, एग्जिस्टिंग शेयर रेशियो गुने दी।
प्रिया कहाँ दिक्कत हो रही थी बता दो बेटा। कितने बच्चों का खुद से हो पा रहा था ये? वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब क्वेश्चन नंबर 4.4 देखो। प्रोविजन तो लिखा ही जाता है एएस में यार, हद है। हे भगवान, व्हाट इज पीसी एज पर एस 14? सम टोटल पेबल टू द शेयर होल्डर कैश और काइंड, इट इज कंसिडर्ड एज पीसी। और दूसरे नहीं होते, किसी को पेमेंट करेंगे तो टू बी एक्सक्लूडेड। यही है बेटा प्रोविजन। ये बात देखो कॉन्सेप्ट नंबर 4 में सबसे शुरू में लिखा है, किताब पलट के देखो कॉन्सेप्ट नंबर 4 है लिखा कि नहीं। चलो 4.4 देखो, एक फुल फ्लेज क्वेश्चन है। ए बी दो कंपनी को सी ने टेक ओवर किया, ऐसा क्वेश्चन किया था कल ही तो किया था। जरा लैंग्वेज पढ़ो ना। एक देखो इसमें गड़बड़ है, याद है? डिबेंचर होल्डर सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, याद आया? और प्रीफरेंस को इतना देंगे, इक्विटी को इतना देंगे, और अमलगमेशन 4। बेटा कौन सा क्वेश्चन सही से समझ नहीं आया बेटा? अच्छा अब बन गया लेकिन आया नहीं था। ऐसा बताइए कौन सा क्वेश्चन था? सेम एज, पलट के देखिए 5 पॉइंट चेक कीजिए, 5.1 को जरा एक बार चेक कीजिए तो। सब लोग चेक करें 5.1, क्या ऐसा ही क्वेश्चन था या अलग था? तो करा जाए या आप घर पे करेंगे? दोबारा करने की जरूरत नहीं, वही क्वेश्चन तो है, चेक करके देख लो, एक लाइन भी अलग नहीं है, वही है ना। तो ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ बेटा, ठीक है। ये पढ़ो, स्टार मून इक्विटी शेयर होगा 10 रुपये प्रीमियम यानी कि 110, कैश पेमेंट होगा अलग से, प्रेफरेंस शेयर होगा 70 रुपये के हिसाब से। क्या आप मुझे मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन थ्योरी में और प्रैक्टिकल में कर सकते हैं? बताइए तो। पीसी थ्योरी में वही एक लाइन लिखनी है और प्रैक्टिकल में करनी है। आंसर देख लो, आंसर में थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों दिया हुआ है, वही है क्वेश्चन यार। चलो प्रैक्टिकल करो जल्दी। इसमें तो लिख लिख के दिया हुआ है। 70,000 गुने 110, 25,000 गुने 70, और कैश 1,25,000। नहीं वो बेटा आ रहा है पीसी सही? कितने बच्चों ने किया? देख के नहीं, करके। इसीलिए पिछली बार बच्चा बोला जल्दी करा दिया आपने। इधर पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड याद है? कॉन्सेप्ट 5 कहाँ इस्तेमाल होता है? इसमें एसेट लायबिलिटी कौन सी वैल्यू पे लिखते हैं? एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट पे, याद है? अगर कोई यूनिफॉर्मिटी हो तो फिर उसको थोड़ा चेंज करते हैं, वरना नहीं करते। अच्छा ये देखो तो जरा पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड का, अगर किसी का पेडअप कैपिटल 50 लाख हो, 10 रुपए वाला, और उसको 11 इक्विटी शेयर दिया जाए 10 के बदले 10 रुपए का, तो कितना एडजस्टमेंट रिजर्व में सरप्लस में करना पड़ेगा? पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो ठीक से, पहले क्वेश्चन क्या कहता है उसकी तह तक जाओ। मैं 3 मिनट समय देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए, देखते हैं हमारे पढ़ाने का कुछ असर है भी कि नहीं आप।
तीसरी बुक इससे पतली होगी, इसमें 9 चैप्टर और एक एस है, सॉरी 9 एस और एक चैप्टर है, जल्दी हो जाएगा। 31 दिसंबर तो लास्ट है, उसके पहले हो जाएगा किसी भी सूरत में। बना किसी को समझ में आया? याद है उसमें एक्सेस ऑफ पीसी लेते थे, यही वाला कॉन्सेप्ट है ना? बताओ बेटा पीसी कितना है, पहले ये बताओ। 50, 11/10 × 10, 55 लाख, और पेड अप, एक्स्ट्रा पेमेंट कहाँ से एडजस्ट करोगे? याद है सबको? यही कॉन्सेप्ट था, चाहो तो आंसर लिख सकते, यही था। लेकिन जानते हो एग्जाम में पहले समझ तो आए कि पूछ क्या रहा है। हो गया भाई? कॉन्सेप्ट 5 में कोई दिक्कत? कॉन्सेप्ट 6 परचेज मेथड में हमने पढ़ा था कि सब कुछ को हम रिकॉर्ड करते हैं फेयर वैल्यू पे, याद है? और जो डिफरेंस होता है वो गुडविल और कैपिटल। ये आपने नहीं पढ़ा है डिस्क्लोजर, हालांकि इसकी जरूरत होती नहीं, आज तक कभी आया नहीं। हर एस में आपने देखा होगा कैसे डिस्क्लोज करते हैं, ये भी लिखा होता है, जैसे एस 2 में पढ़ा था हम लोग। देखो कहता है कि जब भी कभी अमालगमेशन हो ना, फर्स्ट फिनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाओगे उसमें जिस भी कंपनी का आपने अमालगमेशन किया है उसका जनरल नेचर, नाम, इफेक्टिव डेट ऑफ अमालगमेशन, कौन सा मेथड ऑफ अकाउंटिंग लिया है, परचेज लिया है कि पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट। मर्जर कोई मेथड नहीं है अकाउंटिंग का, पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट है। मर्जर और परचेज अमालगमेशन का मेथड है, लेकिन अकाउंटिंग का मेथड है परचेज एंड पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट। और स्कीम सेंक्शन हुआ है किसी एक्ट के तहत, ये सब एक जनरल डिटेल आपको बतानी, ताकि लोगों को पता चले भाई कौन सी कंपनी आपने अमालगमेट की है और किस तरह से आपने अकाउंटिंग करी है। आगे आइए, इसके अलावा अप्रोप्रिएट हेडिंग के अंदर पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड आप फॉलो कर रहे हैं तो अपने कितने नंबर ऑफ शेयर वगैरह इशू किए हैं, क्या परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डर होगा, तो आपने कितना शेयर अपने कैपिटल का दिया, जैसे आपने शेयर इशू किया आपके कैपिटल का 30% है, उसमें आपने कितना एक्वायर किया, वो सब आप बातें यहाँ बता दी। और क्या पीसी और नेट आइडेंटिफाइड एसेट के बीच का डिफरेंस है ये बता दी। देखो ये कंपनी है, ये कंपनी, आपने इस कंपनी को टेक ओवर करने के लिए अपने शेयर इशू, तो यहाँ पे 100% टेक ओवर के लिए आपने अपना कितना परसेंट दिया? अब हमने दिया है वो हमारी कंपनी का 20% है, 15%, हमारी बड़ी कंपनी है छोटी है, तुम कहेंगे हमारी 20% होल्डिंग इशू हुई है, तब 100%। और अगर परचेज है तो बाकी सब डिस्क्लोजर तो देना ही है, कंसिडरेशन कितना दिया है वो एक और अच्छी बात है। कुछ कंटिंजेंट कंट्री कंसिडरेशन होता है, ये सुनिए, सुनिएगा ध्यान से। जेके शाह जो है वो पिछले साल बिक गया था, पता होगा आपको। तो जेके शाह जब सेल हुआ तो उसमें देख प्राइस तय हुआ 4,25,000, ये जो भी ऐसा तय हुआ, एग्जैक्ट मुझे फिगर याद नहीं, लेकिन परचेजिंग कंपनी ने सिर्फ 3,70,80,000 दिया और बाकी उन्होंने 45-50 कहा कि नहीं भाई हम आपकी कंपनी को चलाएंगे, आपकी मदद से चलाएंगे, और हम देखेंगे कि परफॉर्मेंस आप जो कह रहे हैं वो हो रही है कि नहीं, जो आप क्लेम कर रहे हैं अगर हो रही है तो फिर वो बचा हुआ पैसा भी हम देंगे, वरना नहीं देंगे। गांव में इस तरह से भैंस बिकती है। हाँ, भैंस के बारे में लोग क्लेम कर देते हैं, दवा ववा खिला के उसका दूध बढ़ा देते हैं और बोलते हैं 10 लीटर दूध है और उसके हिसाब से 70,000 रुपये मांगने लगते हैं। तो सामने वाला कहता है कि हम देंगे 70,000, लेकिन हम पहले 60 देंगे और इसको अपने दरवाजे पे ले जाते हैं। हम दवा नहीं खिलाएंगे भाई, नॉर्मल खाना होता है वो देंगे हम, ठीक है। नॉर्मल खाना से हम देखेंगे दूध कितना आ रहा है, आपके सामने भी दूध के देखेंगे,
अगर दूध 10 या उससे ज़्यादा है तो बचा हुआ 10,000 दे देंगे, लेकिन इसका रियल में दूध अगर 7 किलो है एवरेज 3-4 दिन का, फिर हम आपको 10 नहीं देंगे। तो इसमें 50 तो कंसिडरेशन है और 10 है कंटिजेंट कंसिडरेशन। कंटिजेंट का मतलब होगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, तो बोलते हैं कंटिजेंट। जैसे आप लोगों ने फॉर्म भरा था टॉपर्स में, एडमिशन का फॉर्म भरा था, अभी कार्ड बनवाते समय पढ़ा था ठीक से, उसमें लिखा अगर हम पास हो गए तो ये कसम खाते हैं कि अपनी आधी सैलरी जीवन भर टॉपर्स को देंगे। नहीं पढ़ा? साइन करके दिया है ना? गए बेटा गए, बहुत पतला लिखा हुआ था, केस कर दूंगा, ठीक है कि नहीं? कि अगर हम देखो भाई, अभी तो हम थोड़ा सा पैसा दे दे रहे हैं, कोई बात नहीं, अगर हम पास हो गए टॉपर्स से सीए बन गए तो पूरी उम्र अपनी सैलरी का आधा हम टॉपर्स में जमा कराएंगे। नहीं भाई मैं नहीं जानता, उसमें लिखा हुआ है, आप जाके पढ़ लेना। हाँ फेल हो गए, फेल हो गए तो उसमें है टोटल फीस का 1% वापस कर दिया जाएगा, ठीक है कि नहीं? आ गई, चलिए चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए भाई, ऑनलाइन बच्चे सावधान, सब लोग इधर आओ। और जो डिफरेंस है वो कितना आपने गुडविल या कैपिटल जेर में लिखा है ये आपको बताना है, ठीक है बेटा? ऑनलाइन ने कुछ बताया नहीं बेटा, साइन करके दिया आपने, याद रखना। दुनिया में कहीं भी रहोगे टॉपर्स के वकील पहुंच जाएंगे। आ जाओ, कौन सा स्टेटमेंट सही है? मर्जर में सुनो, इक्विटी शेयर होल्डर्स को केवल इक्विटी शेयर दिया जाएगा, ये सही है? पार्शियल सही है, तो लिखा था कि जो एग्री हो उनको केवल इक्विटी शेयर दिया जाएगा, और उसमें भी फ्रैक्शन फंस जाए तो कैश दिया जाएगा, तो ये मेरे ख्याल से सही तो नहीं है। कैसे सही? पार्शियल सही है। मान लो 10% राजी नहीं, उनको तो कैश देना पड़ सकता है, और फ्रैक्शन वाले को भी कैश देना पड़ सकता है। इन केस ऑफ परचेज इक्विटी शेयर कैन बी इशूड, प्रेफरेंस शेयर आल्सो पार्ट ऑफ पीसी। ये बताओ, क्या इक्विटी को प्रेफरेंस दे सकते हैं? ये सही है, ठीक बात है कि नहीं? तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, नहीं यही सही है, दोनों तो सही है नहीं, ये तो सही है नहीं, यही सही है। देखो तो आंसर क्या है? बी, ठीक है, सही है। आ जाओ, कौन सा स्टेटमेंट सही? इन केस ऑफ मर्जर एसेट, क्या क्या कह रहे हो? पढ़ के बोला? अच्छा चलो देखो, नहीं नहीं, आप जानते हैं कि हमने कई क्वेश्चन में इक्विटी शेयर को प्रेफरेंस शेयर दिया है, कई क्वेश्चन में दिया है। आ गया, मर्जर में एसेट लायबिलिटी कैन ओनली बी टेकन एट बुक वैल्यू, क्या ये बात सही है? रिकॉर्डेड एट बुक वैल्यू था, टेकन तो किसी भी वैल्यू पे हो सकता है। हमने कब बोल दिया कि पीसी का निकालते समय केवल बुक वैल्यू लेना है? हमने कहा है कि लिखते समय बुक वैल्यू लेना है। जब जनरल ने पीसी के समय नहीं बताया है, चाहो तो पेज पलट के देख सकते हो। जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो रिकॉर्डिंग विल बी एट बुक वैल्यू, कैलकुलेशन के बारे में नहीं बोला है मैंने, कैलकुलेशन तो किसी वैल्यू पे हो सकता है, पीसी किसी वैल्यू पे, चाहो तो पलट के देखो, तुम्हारे हाथ में किताब है, क्या दिक्कत है? केवल रिकॉर्डिंग बुक वैल्यू पे होनी है, तो ये सही नहीं है। इन केस ऑफ परचेज एसेट लायबिलिटी कैन बी टेकन एट बुक वैल्यू और एग्रीड वैल्यू, सही बात है। परचेज के केस में हम किसी भी वैल्यू पे ले सकते हैं। वैसे ये भी मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि वो एग्रीड वैल्यू पे लिया जाता है, वो अलग बात है कि बुक वैल्यू एग्रीड वैल्यू हो, गिवन ना हो तो बुक वैल्यू। लेकिन ऐसा नहीं बोला, नहीं बोला कि क्या बुक वैल्यू एग्रीड वैल्यू किसी पे ले सकते हैं, तो मेरा जवाब है नहीं, आपको एग्रीड वैल्यू पे लेना है। आपकी बुक वैल्यू एग्रीड वैल्यू हमें मनाही नहीं है, लेकिन ये थोड़े ना कि बुक वैल्यू पे भी ले सकते हैं, एग्रीड वैल्यू पे ले सकते हैं, ऐसा थोड़े ना है। आइए, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बिल्कुल नहीं, बोथ आर इनकरेक्ट, मुझे तो यही लग रहा है। एक बार फिर से पढ़ूं, एसेट लायबिलिटी किस वैल्यू पे ली जाए? ली जाएगी, रिकॉर्ड नहीं।
हमने कब बोला था? आओ मैं यार तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा। अरे देखो ऐसी भी क्या दिक्कत है यार, यही तो पढ़ाया है मैंने, कोई घर से थोड़ा ना पढ़ाया है। देखो विल बी रिकॉर्डेड एट बुक वैल्यू। अंतर है यार, टेक ओवर करना और रिकॉर्ड करने में जमीन आसमान का अंतर है। टेक ओवर कितने में खरीद रहे हैं और रिकॉर्डिंग मतलब लीक कितने में रहे हैं। मैंने लिखा है क्या विल बी टेकन एट बुक वैल्यू? तो मुझे लगता है ये वाला गलत है और ये वाला भी गलत ही है, दोनों इनकरेक्ट मुझे लग रहा है। देखो तो कौन सा आंसर है? सी दिया हुआ है। नहीं देखो, नहीं सुन, मेरे ख्याल से क्वेश्चन को गहराई से पढ़ेंगे तो सी सही नहीं। यहाँ पे बात रिकॉर्डिंग की होती ना तो मैं मान जाता, लेकिन रिकॉर्डिंग की नहीं है। आप डी करिए, गलत हो जाएगा, ये एस की गलत एनालिसिस हो जाएगी, नहीं एक्सेप्ट करूँगा मैं। आप अपने क्या बोलते हैं हॉस्टल में और कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। सर कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर इज वाइड एबिनिशियो, हम कुछ नहीं देंगे। 17 साल के हो क्या लोग? इसमें कौन कौन 18 के हैं? बस आप पे वैलिड है, आप पे वैलिड है। इधर आओ, क्या कर रहा है? वाह पाप लगेगा। इधर आओ, देख भाई लग जाने दो, पैसा बड़ी चीज है, आने दो पास। अरे जम के पास कराऊंगा, इधर हो। स्टेटमेंट इज करेक्ट। मर्जर ऑल रिजर्व में सरप्लस टेकन बाय परचेजिंग, ये तो सही है। ऑल रिजर्व में सरप्लस ले लेते हैं हम। परचेज नन ऑफ द रिजर्व बाय टेकन, सही बात है ये भी, हालांकि उसमें भी थोड़ा स्टिट्यूटरी रिजर्व वाला था। खैर मुझे तो लगता है ये सही है। ए और बी बहुत सही है, चेक करो तो आंसर क्या है? डी। डी है, रुको रुको, डी है तो थोड़ा बहुत मैंने स्टिट्यूटरी रिजर्व के बारे में बात तो कही थी कि स्टिट्यूटरी रिजर्व लेके जाते हैं, याद है आपको? उस हिसाब से देखा जाए तो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ओनली एज का। हाँ देखो ना, याद करो, स्टिट्यूटरी तो लेके जाती है ना, बाकी रिजर्व नहीं लेके जाता, बट स्टिट्यूटरी तो लेके जाते हैं। आ जाओ, जनरल नहीं लेके जाते ना, परचेज मेथड में जनरल कहाँ लेके जाते हैं? ना जनरल, ना पीएल, ना स्पेसिफिक लेके जाते हैं क्या? क्या परचेज मेथड में जनरल रिजर्व वगैरह लेके जाते हैं बेटा? मुझे तो नहीं लगा किसी क्वेश्चन में। हाँ तो एक ही बात है, इधर आओ। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? मर्जर में अकाउंटिंग पुल ऑफ इंटरेस्ट से सब लोग सहमत हैं? इन केस ऑफ परचेज, परचेज मेथड, पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, डिपेंडिंग अपॉन एग्रीड वैल्यू क्या है? परचेज में दोनों मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? मजाक बना रखा है, बिल्कुल सही नहीं है। ए एंड बी आर करेक्ट, नहीं यार, तो इसका आंसर कैसे करेंगे? ये भी सही है, ये भी सही है, इसका आंसर कैसे लिखेंगे? गजब घन चक्कर है। ये पढ़ो, इन केस ऑफ मर्जर आइदर प्रेफरेंस एंड इक्विटी टू प्रेफरेंस होल्डर, चलेगा? चलेगा, फिर से बोलिए। नहीं, स्टडी मटेरियल, सी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल से लिया, जो स्टडी मटेरियल में वही है। अच्छा चलो ना, चेक कर लेना यार, इधर आओ। अभी नया नया उन्होंने बनाया, गलती हो सकती है। इन केस ऑफ परचेज इशू आइदर प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर टू द प्रेफरेंस होल्डर, सही बात है। मर्जर ओनली प्रेफरेंस शेयर होल्ड टू, ये तो गलत है यार, तो आंसर कौन होगा इसमें? दो दो सही है। अच्छा इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट तो बेटा यही है, सी नंबर। लेकिन फिर ये क्या आंसर हुआ? ना ना ठीक है, आज रहने दें यहीं पे।